अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए जब ग्लाइकोलाइसिस का फिनोमिना हो जाता है तो इसमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ जो नेट गेन होता है वो 2 ATP और 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। ये जो ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें ATP के मॉलिक्यूल्स बाय द डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड जो स्टेप है वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहलाता है। ये एक लिंक रिएक्शन भी है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को आपस में लिंक करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में 2 NADH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का फिनोमिना होता है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा स्टेप जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और अगर हम 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें तो फिर इसमें 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये 2 ATP भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाता है, यानी बाय द डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ 6 NADH और 2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो NADH और FADH2 है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एनर्जी अब इनमें स्टोर हुई है और अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होंगे और फिर ATP की प्रोडक्शन होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्रेब्स साइकिल के बाद जो ग्लूकोज की एनर्जी है ये किस फॉर्म में आ जाती है, NADH और FADH2 की फॉर्म में आ जाती है। और फिर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, उसमें एंटर होंगे और फिर ये मॉलिक्यूल्स खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सीरीज की फॉर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए से फाइनल जो एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, जो मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है, उससे मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इससे सबसे पहले हम कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनको डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं जिनको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला जो इसका कंपोनेंट है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स 1 कहलाता है। दूसरा जो है वो FADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स 2 कहलाता है। फिर कोएंजाइम Q, तो इसमें सिर्फ यही जो है ये प्रोटीन नहीं है बल्कि ये कोएंजाइम है, इसको यूबिक्विनोन भी कहते हैं और कोएंजाइम Q भी कहते हैं। फोर्थ जो कंपोनेंट है वो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स 3 कहलाता है। देन साइटोक्रोम C, ये किसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 4 के साथ मिलाता है। और जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनमें जो प्रोटीन्स की डिटेल है ये हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमने कंपोनेंट्स देख लिए इसके। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से होता है। NADH जो है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और NAD की फॉर्म में आ जाएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कॉम्प्लेक्स 1 को जाएंगे। कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में 2 प्रोटीन्स होती हैं, FMN यानी फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड और दूसरी FES आयरन सल्फर प्रोटीन। इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से मूव करता हुआ कोएंजाइम Q तक आएगा। कोएंजाइम Q जो है ये रिड्यूस हो जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला के तो यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन होती है। FADH2 ये भी जो क्रेब्स साइकिल में बनता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को दे देगा और इसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q तक आ जाएंगे।
और फिर कोएंजाइम Q जो है ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को देगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसमें साइटोक्रोम B होती है, आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फिर साइटोक्रोम C तक आएगा। इस दौरान भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और इनकी जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की जो एनर्जी होगी इसको यूटिलाइज करके ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP को प्रोड्यूस करेगा। साइटोक्रोम C जो है ये लिंक करता है कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 4 के साथ। और अब इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ किस तरफ आ गया, कॉम्प्लेक्स 4 जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और इस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होती है। और अब जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 से मूव करता हुआ ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस, ये हाइड्रोजन आयंस भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। इसका मतलब है कि वाटर की प्रोडक्शन जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। और यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से मूव करता हुआ आएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP की फॉर्मेशन करती है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो NADH जब एंटर होता है तो उसके बाद एक ATP का मॉलिक्यूल, दूसरा और ये तीसरा, यानी एक NADH के लिए 3 ATP के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। और FADH2 जब ये एंटर हुआ है तो उसके बाद 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान 3 ATP प्रोड्यूस करेगा और एक FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जो फिनोमिना है इसको अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसे केमियोस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। केमियोस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है, केमियोस्मोसिस के दौरान क्या होता है कि इसमें आयंस की मूवमेंट होती है या प्रोटॉन की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और इस दौरान इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है और जब प्रोटॉन मूव करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती है या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये वाली जहाँ पर ये एरो आया हुआ है वहाँ पर होती है ये, तो प्रोटॉन मूव करते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। तो ये मूवमेंट अब हमने डिटेल से देखनी है कि ये किस तरह से होती है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसको क्यों कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन ATP की सिंथेसिस को कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि एंड के ऊपर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। तो अब हम जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इसमें कौन कौन सी प्रोटीन है। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कहलाता है और इसमें FMN और FES यानी आयरन सल्फर प्रोटीन है। फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 2 है FAD डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। ये कॉम्प्लेक्स 3 है जिसे साइटोक्रोम रिडक्टेज कहते हैं और इसमें साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1 प्रोटीन होती है। फिर ये कॉम्प्लेक्स 4 कहलाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसमें साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये एंड के ऊपर ये ATP सिंथेस और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ये ATP की सिंथेसिस को कैटालाइज करता है। इन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये दिखाई गई है, इसके अंदर ये एम्बेडेड होता है। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो फिनोमिना है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है और ये जो इसके अंदर एम्बेडेड है ये जो एम्बेडेड पोर्शन है इसको F0
और जो मैट्रिक्स की तरफ ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको F1 कहते हैं। और जो F0 जो इम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ये प्रोटॉन की मूवमेंट को कैटलाइज करता है, या प्रोटॉन की मूवमेंट जो है वो F0 पाथवे से होती है। और जब प्रोटॉन इसमें डाउन द ग्रेडियंट आते हैं तो फिर F1 जो है ये ATP सिंथेस ये एक्टिव हो जाता है और फिर ATP की सिंथेसिस होती है। तो अब इस फिनोमिना को हम डिटेल से देखते हैं। NADH जो है जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होता है और ये मैट्रिक्स में ये फिनोमिना होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD की फॉर्म में और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन जो है इसमें से रिलीज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FMN, ये इसको एक्सेप्ट करेगा और फिर इसे ट्रांसपोर्ट कर देगा आयरन सल्फर प्रोटीन की तरफ। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोएंजाइम Q या यूबीक्विनोन जिसको कहते हैं, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे जो हाइड्रोजन आयंस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं ये मूव करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ चले जाएंगे। स्टार्ट में जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उसके बाद अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये मूव करते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ आ गए और जो इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट हो गया। जो कोएंजाइम Q है इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था, तो साथ ही साथ यहाँ पर FADH2 ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आयरन सल्फर प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स 2 का पार्ट है ये एक्सेप्ट करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q जो है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कॉम्प्लेक्स 3 में, जहाँ पर साइटोक्रोम B जो है ये इसको एक्सेप्ट करेगा। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर और उसके बाद आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 में जाएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता हुआ साइटोक्रोम C की तरफ जाएगा। इस दौरान भी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो एनर्जी मिलेगी वो उसके ज़रिए से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन मूव करते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे। और अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C से, और जैसे कि आपको बताया था कि साइटोक्रोम C जो है ये किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स 3 को 4 के साथ मिलाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम A को ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मैट्रिक्स में एंटर होके हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। और अब जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इस तरह से ये एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एंटर नहीं, किसी भी जगह से एंटर नहीं हो सकता, बल्कि ये कहाँ से एंटर होगा, ये F0 जो ATP सिंथेस का ये जो पार्ट है जो इम्बेडेड है यहाँ से हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयंस है ये इससे पास हो सकते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके आएंगे तो फिर ये एक्टिवेट करेंगे और जो F1 यानी ये जो हेड वाली साइड है ये ATP सिंथेस के तौर पर एक्ट करेगी और फिर ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो ATP प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं और ये सबस्ट्रेट लेवल से डिफरेंट होती है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है उससे कम ATP प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से NADH और FADH की ऑक्सीडेशन से जो ATP प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा ATP प्रोड्यूस होती है। और जो एनर्जी बैलेंस है इसका ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।